रिव्यू करता हूँ। गाइस जितने क्वेश्चन होंगे मैं उसी अनुसार वीडियो बनाता रहूँगा और मैं इसको बराबर उसमें डालता रहूँगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? एरिस्टोक्लीज। आपको ये छोटे-छोटे क्वेश्चन याद रखने होंगे क्योंकि ये 10 नंबर के क्वेश्चन आएँगे। अब ये पूछेगा कि आपको मुझको कैसे पता लगा है? तो आप भी अपने क्वेश्चन बैंक में चेक कर सकते हैं। सबसे पीछे जाना और आपको एक पेपर सैंपल पेपर के रूप में मिलेगा गाइस। ये लिखा है ना एग्जामिनेशन पेपर 2021, तो राजनीति विज्ञान का थर्ड पार्ट है। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो कि लघु उत्तरीय प्रश्न में एक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसके 10 भाग है। ये सभी 10 प्रकार के अनिवार्य है, प्रत्येक भाग 2 अंकों का है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और गाइस आपको 10 नंबर के 20 मतलब 10 क्वेश्चन 20 नंबर के मिलेंगे। तो आपको ये छोटे-छोटे याद रखने होंगे जिससे फ्री के नंबर मिलते हैं। अगर इनका एक लाइन का उत्तर होता है गाइस और अगर हम इनको लिख देते हैं तो हमें पूरे नंबर मिलते हैं। जैसे कि अब ये क्वेश्चन आ गए 1, 2, 3 ये 4 खंड नीचे दिए गए हैं, विस्तृत प्रश्न है ये। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन 2 मिलेंगे उसमें से एक करना होगा। ठीक है, 7.5 नंबर का है गाइस। जैसे कि प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। ओके, और एक अथवार है ना बीच में, जैसे खंड से हमें एक ये मिला है एक ये मिला है, इनमें से एक क्वेश्चन करना होगा। तो ऐसे ही हर पार्ट में से एक 2 क्वेश्चन मिलेंगे और एक करना होगा। तो समझ गए होगे गाइस आप? तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो देख लेना फिर समझ लेना। प्लेटो का वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लीज था। राज्य व्यक्ति का बृहत्तर रूप है। किसने कहा? प्लेटो का। ये प्लेटो ने कहा राज्य व्यक्ति का बृहत्तर रूप है। प्लेटो की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए, रिपब्लिक और लॉज। रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लेटो की। रिपब्लिक और लॉज ये दोनों चीज याद रखने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की 2 विशेषताएं लिखिए। तो गाइस प्लेटो एक इसने अपने अच्छे अच्छे चीजों को बताया है कि न्याय की स्थापना हेतु शासक दार्शनिक होना चाहिए। ओके, और दूसरा बताया इसने प्लेटो की न्याय की धारणा कानूनी ना होकर नैतिक व सर्वव्यापी हो। ओके गाइस, कानूनी ना हो, नैतिक और सर्वव्यापी हो। प्लेटो के आदर्श राज्य के 2 प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। प्लेटो के आदर्श राज्य एक अच्छा राज्य का कैसा होना चाहिए उसका सिद्धांत प्लेटो ने बताया। तो आदर्श राज्य का प्राण, जो आदर्श राज्य है ना उसके प्राण न्याय है और हमेशा न्याय की ओर चले वो। और न्याय व्यक्तियों का सामंजस्यपूर्ण एकता में बांध देता है। जब न्याय हुआ है तो सभी को एक रूप से देखा जावे, तो इसलिए बताया गया है इसमें प्लेटो का आदर्श राज्य के रूप। नंबर दूसरा, राज्य के स्वरूप को समझने के लिए नागरिकों का कर्तव्य है कि वे ज्ञान प्राप्त करें। अब एक बुद्धि बुद्धि के लिए ज्ञान की आवश्यकता जरूर पड़ती है। जो हम कुछ भी कदम उठाए तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए ही प्लेटो ने इसमें भी कहा है कि नागरिक का कर्तव्य के लिए उन्हें ज्ञान प्राप्त करवाओ। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन, प्लेटो के साम्यवाद के विषय में आप क्या जानते हैं? तो गाइस साम्यवाद, प्लेटो शासक व सैनिक वर्ग के लिए साम्यवाद योजना का प्रस्तुत करता है। प्लेटो का यह मत है कि जब शासक या सैनिक वर्ग के पास परिवार एवं संपत्ति नहीं होगी तो वे सांसारिक आकर्षणों से मुक्त रहेंगे। तो प्लेटो का मतलब ये है कि गाइस शासक और सैनिक होगे जो, ना तो उनके परिवार होने चाहिए, ना उन्हें कोई संपत्ति का मतलब होना चाहिए, क्योंकि जब वे रक्षा कर पाओगे अपने राज्य की देश की। तो प्लेटो ऐसा कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार परिवार एवं संपत्ति के आकर्षण में फंसकर शासक व सैनिक वर्ग अपने कर्तव्य की अवहेलना कर सकता है। प्लेटो इसलिए इन दोनों वर्गों के लिए संपत्ति एवं परिवार के साम्यवाद की योजना प्रस्तुत करता है। प्लेटो का दार्शनिक राजा, प्लेटो का दार्शनिक राजा, प्लेटो, अब इसमें से 3 क्वेश्चन है, अब इन तीनों को पहचानना कि प्लेटो का दार्शनिक राजा, प्लेटो के दार्शनिक राजा के विषय में बताइए। प्लेटो के दार्शनिक शासक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इन तीनों क्वेश्चनों का एक ही मतलब है गाइस। तो आइए देखते हैं। प्लेटो, एक सेकंड गाइस थोड़ा तिरछा लग रहा होगा आपको, एक सेकंड। ठीक है गाइस, ठीक। प्लेटो जनता तथा संपूर्ण राष्ट्र दार्शनिक नहीं हो सकता। इसी को ध्यान में रखकर प्लेटो ने शासक के गुणों तथा विशेषताओं का उल्लेख किया है। प्लेटो कह रहा है कि जनता था, प्लेटो जानता था, सॉरी गाइस माफी चाहूंगा, प्लेटो जानता था संपूर्ण राष्ट्र दार्शनिक नहीं हो सकता। इसी को ध्यान में रखकर प्लेटो ने शासक के गुणों तथा विशेषताओं का उल्लेख किया है। दार्शनिक राजा मृत्यु से नहीं डरता। जो मतलब दार्शनिक का मतलब है कि गाइज वो सब कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जो उसे हर चीज का ज्ञान हो, वो कभी भी मृत्यु से नहीं डरता। वह विद्वान से भी प्रेम करता है। दार्शनिक राजा ज्ञान से प्रेम करता है, क्रोध घृणा आदि को उसने कोई स्थान नहीं दिया है। वह न्यायशील, शांत स्वभाव व सहनशील होता है। ओके गाइस, ये प्लेटो के मत है।
पॉलिटिक्स किसकी रचना है गाइस? क्वेश्चन नंबर 9। एक सेकंड गाइस। तो गाइस पॉलिटिक्स किसकी रचना है गाइस? अरस्तु की। ओके, ये आपको पता लग गया। पॉलिटिक्स ग्रंथ कितने भागों में विभक्त है? 8 भागों में है गाइस। पॉलिटिक्स ग्रंथ 8 भागों में है। अरस्तु किस राजनीतिक दार्शनिक का शिष्य था? अरस्तु किस राजनीतिक दार्शनिक का शिष्य था? तो प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो गुरु हुआ और अरस्तु उसका शिष्य हुआ। ये दो चीजें आपको याद रखनी होगी। इसमें तीसरी चीज है कि वो प्लेटो था जो वो राजनीतिक दार्शनिक भी था। ठीक है, प्लेटो राजनीतिक दार्शनिक भी था। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी राजनीतिक दार्शनिक का नाम लिखो, तो आप प्लेटो का भी नाम दे सकते हैं। अरस्तु ने दास्ता के कितने प्रकारों को उल्लेख किया है? अरस्तु ने 2 दास्ता के प्रकारों का उल्लेख किया है। एक है स्वाभाविक दास्ता, दूसरा है वैधानिक दास्ता। तो ठीक है भाई। अरस्तु के अनुसार राज्य कैसा समुदाय है? राज्य, देखो अरस्तु ने अपने अनुसार राज्य कैसा समुदाय है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अरस्तु का कहना है कि किसी बच्चे का जन्म परिवार में हुआ है, परिवार का जन्म गांव में हुआ है, गांव का जन्म राज्य में हुआ है, तो राज्य अंतिम समुदाय है। जैसा कि इसमें भी लिखा है, मानव का विकास परिवार में हुआ, परिवार का ग्राम में, ग्राम का राज्य में, अतः विकास की दृष्टि से राज्य अंतिम समुदाय है। यह समुदाय का चरम विकास है। अरस्तु के शब्दों में राज्य अंतिम और पूर्ण समुदाय है। इन सबको मिलाकर पूर्ण समुदाय बनता है, जो सब वस्तुओं में आत्मनिर्भरता की प्रकाष्ठा को पहुंचा हुआ कहा जा सकता है। तो गाइस आप ये क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है? अरस्तु क्रांति का अर्थ सशस्त्र विद्रोह को तब तक नहीं मानता था जब तक सरकार या संविधान में परिवर्तन ना हो जाए। क्रांति का मतलब ही किसी चीज में परिवर्तन करना होता है। किसी चीज की मांग को लेकर क्रांति की जाती है, इसे क्रांति कहते हैं गाइस। अब अरस्तु क्रांति का क्या मतलब बता रहा है, आइए उसको देखते हैं। अरस्तु क्रांति का सशस्त्र विद्रोह को तब तक नहीं मानता था, मतलब वो जब तक नहीं मानना था कि जब तक सरकार या संविधान उसमें परिवर्तन ना हो जाए, मतलब न कुछ मांग भंगी होगी और उसमें परिवर्तन न हो जाए। ठीक, संविधान में संशोधन हुआ, मतलब कोई कानून हटाने की बात कर रहा हूँ, लगाने की बात कर रहा हूँ, उस पर्पज से वो बताना चाह रहा है कि संविधान में संशोधन, उदार तंत्र की मतलब उदार तंत्र को निरंकुश तंत्र में परिवर्तित करना, राजतंत्र का धनिक तंत्र में बदलना, या जनतंत्र का तानाशाही में परिवर्तन ही अरस्तु क्रांति समझता था। अरस्तु के अनुसार क्रांति के कारण थे अन्याय की भावना, असमानता की भावना, राज्य शासक का निरंकुश बनना, निम्न वर्गों को होने वाले कष्ट तथा प्राकृतिक बाधाएं आदि। इन सब को वो क्रांति के कारण मानता था। ठीक है भाई, आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। अरस्तु ने संविधान में परिवर्तन। हेलो गाइस, तो हम कौन से क्वेश्चन पे आ गए थे गाइस? इस वाले में। अरस्तु ने संविधानों में परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत बताया है? अरस्तु ने संविधान का अरस्तु ने संविधान में परिवर्तनों का कौन सा सिद्धांत बताया है? परिवर्तन कैसे हो सकता है गाइस? ओके गाइस, अब साफ दिख रहा होगा। अरस्तु ने संविधानों में परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत बताया है। चक्रीय सिद्धांत बताया है। तो गाइस ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे टिक लगा सकते हैं। सिद्धांत, अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है? तो संविधानों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया है? संख्या के आधार पर तथा लक्ष्य अथवा उद्देश्य के आधार पर किया है। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया है? संविधानों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया है? संख्या के आधार पर, लक्ष्य अथवा उद्देश्य के आधार पर। एक तो संख्या के आधार पर किया है और लक्ष्य अथवा उद्देश्य के आधार पर किया है। ये भी आपको याद रखना होगा कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किन संविधानों को वर्गीकरण, तो संख्या के आधार पर और लक्ष्य का मतलब है कि उद्देश्य के आधार पर, संख्या और लक्ष्य के रूप में। ठीक है भाई। अरस्तु का आदर्श राज्य क्या है? और अरस्तु आदर्श राज्य को क्या मानता था? क्या चीज होता है आदर्श राज्य? तो आज हम इसका ही डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की 7वीं व 8वीं पुस्तक में आदर्श राज्य, अरस्तु ने पॉलिटिक्स, हाँ अब गाइस आपको याद होगा कि अरस्तु ने पॉलिटिक्स ग्रंथ की रचना भी की है, जिस पॉलिटिक्स के 8 भाग हैं। ओके, तो आपके पॉलिटिक्स थी ना ऊपर, उसमें 8 भाग थे पॉलिटिक्स के, और अरस्तु ने उसका वो करा था। तो अरस्तु पॉलिटिक्स की 7वीं व 8वीं पुस्तक में
आदर्श राज्य, द आइडियल और द बेस्ट स्टेट का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है, किंतु स्पष्ट नहीं है कि उसने एक आदर्श राज्य का चित्रण किया है। यह एक ऐसे राज्य का चित्रण किया है जो सबसे उत्तम प्राप्य राज्य हो। वह आदर्श को व्यवहारिकता के साथ मिश्रित कर देता है और उसने राज्य का विवरणात्मक वर्णन नहीं दिया है, अपितु अपितु सार्वजनिक लाभदायक तत्वों का वर्णन किया है। राज्यों का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस निर्णय को वह सर्वोत्तम राज्य के संबंध में भी अपनाता है। अरस्तु की दृष्टि में व्यवहार में आ सकने वाला सर्वोत्तम संविधान या राज्य तो मध्यवर्ग को प्रधानता देने वाला पोलिटी या जनतंत्र है, लेकिन इसका विकास सभी राज्यों में संभव नहीं है और इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अतः जिस राज्य में ये परिस्थितियां संभव हो वह सर्वोत्तम आदर्श राज्य है। तो गाइस, अरस्तु को मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अरस्तु ने अपनी उसमें बताया ना, पॉलिटिक्स में उसने 7वीं 8वीं पुस्तक में ये बताया है, भाग मतलब ये बताया है कि एक अच्छा राज्य कैसे हो सकता है। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अरस्तु ने अपने राज्य को एक अच्छा राज्य ही चुन लिया। उसने कोई ऐसा राज्य नहीं चुना कि मतलब जो गरीब हो या उसकी हालत खराब हो या उसमें कुछ समस्या हो, उसे कैसे ठीक करके हम अच्छा राज्य बना सके। उसने ऐसा नहीं चुना, उसने एक अच्छा ही राज्य चुना और उसकी मतलब जैसे कि बड़ाई कर देते हैं उस राज्य की। अब उसकी बड़ाई बड़ाई कर रहे हैं, एक अच्छा राज्य है वो, उसमें ये चीजें है, ये वो है, सड़कें अच्छी है, खाना अच्छा है, सब अच्छे है, आदमी अच्छे है। उसने ऐसी चीजों का वर्णन किया है। तो जो उसे सब लोगों की दृष्टि से देखा तो वो अच्छा राज्य है, तो लेकिन उसने अच्छा राज्य बनाने के बारे में नहीं बताया। तो ये चीजें है गाइस, ये चीजें उसको इस वाले क्वेश्चन में बताई गई है। ओके, तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। वो समझ गए होगे, आई होप करता हूँ समझ गए होगे क्वेश्चन। अरस्तु के अनुसार नागरिकता क्या है? अरस्तु के अनुसार नागरिकता निवास स्थान, कानून, अधिकार या जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती, वरन इसका आधार कर्म होना चाहिए। अरस्तु ने क्या कहा कि नागरिकता भाई हमारा निवासी स्थान है, इसे भी मना कर दी। कानून है, इसे मना कर दी। अधिकार, इसे मना कर दी। जन्म के आधार पर निर्धारित, तुम कैसा ना करो कुछ भी, इसका आधार कर्म होना चाहिए। अब कुछ अच्छे तरीके का कर्म होना चाहिए इसका आधार, इसने ऐसा कहा। लेकिन गाइस, ये सभी आदमी सभी व्यक्तियों की दृष्टि से देखे तो ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है कि ये ऐसा कैसे बोल रहा है, मतलब ठीक है गाइस, आप समझ रहे होगे, लेकिन आपको ये चीजें पता नहीं होगी जो अगर क्वेश्चन में पूछी गई तो। ओके, ठीक है। सिसरो द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। अब एक राइटर आया सिसरो, तो गाइस समझ रहे हो ना, एक था अरस्तु, देख सकते हो, पहले प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर सिसरो। ठीक। सिसरो की रचना दी रिपब्लिका के विषय में आप क्या जानते हैं? अब एक चीज नोट कर लेना, सिसरो की रचना है दी रिपब्लिका, दी रिपब्लिका। ओके, यह सिसरो का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना 62 ईस्वी पूर्व से 54 ईस्वी पूर्व के बीच हुई। इसमें प्लेटो की भांति उसने आदर्श राज्य का विवेचन किया। प्लेटो की भांति सिसरो ने भी संवाद शैली को इस ग्रंथ की रचना के लिए अपनाया तथा प्लेटो की भांति न्याय के इस ग्रंथ में अनुशीलन के मुख्य विषय रहा है। सिसरो के आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो के आदर्श राज्य से हटकर है। सिसरो के आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो के आदर्श राज्य से हटकर है। सिसरो का आदर्श राज्य वास्तविकता के बहुत निकट है। तो आप, आई होप करता हूँ कि आप ये सारी बात समझ गए होगे। तो अगर नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना। और चलो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं क्या क्या हुआ है। सिसरो की प्रसिद्ध, ये दी रिपब्लिक सिसरो का प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसकी रचना 62 ईसा पूर्व से 54 ईसा पूर्व के बीच हुई है। इसमें इसने संवाद शैली का प्रयोग किया है प्लूटो की तरह। प्लेटो की बात न्याय ही इस ग्रंथ का अनुशीलन का मुख्य विषय, न्याय करना ही, जब प्लेटो हर चीज में न्याय न्याय करता रहता था तो इसने भी न्याय का ही इस अनुशीलन का मुख्य विषय रखा है। सिसरो के आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो के मतलब सिसरो ने जो रचना करी राज्य के बारे में वो प्लूटो से हटके है, बिल्कुल बिल्कुल हटके है। सिसरो का आदर्श राज्य वास्तविकता से बहुत निकट है, वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। दी लिगिबस,
प्लेटो की पुस्तक लोज की रचना पद्धति पर इस ग्रंथ की रचना की गई है। दी लीगिबस, इसकी दो थी, क्या मुझे लगे। हाँ, सीजर द्वारा दो पुस्तकों, एक तो थी दी रिपब्लिका, एक है दी लीगिबस। दी लीगिबस और एक है दी रिपब्लिका। दी रिपब्लिका और द लीगिबस। प्लेटो की पुस्तक लोज की रचना इस पद्धति पर इस ग्रंथ की रचना की गई है। लोज की भांति ही इस ग्रंथ से मुख्य रूप से कानून की विवेचना की गई है। दी लीगिबस, लीगिबस आप कैसे याद रख सकते हो? लीगिबस आप लो, लीगिबस लो माने कानून, ठीक। लो से आप लीगिबस याद रख सकते हो, और ये कानून के ऊपर ही बनी है। ओके। और दी रिपब्लिक का मतलब जो है कि आज़ादी, अकराज्य एक अच्छा विषय रखा उसने अपनी संवाद शैली का उपयोग किया। 65 ईसा पूर्व से, नहीं 62 ईसा पूर्व से 54 ईसा पूर्व तक इसका बीच हुई है, और सिसरो इसके लेखक है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रख सको। प्लेटो से हटकर ने इस विषय पर ज़्यादा कार्य किया। ठीक है, लीगिबस में कानून के ऊपर बताया गया है। और ये लीगिबस है, ये ग्रंथ है, और दी रिपब्लिक का भी एक ग्रंथ है गाइस। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा नोट कर रखनी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपका पिछला क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। सिसरो के न्याय संबंधी विचार लिखिए। अब सिसरो न्याय के बारे में क्या सोचा था? सिसरो ने कानून को उत्तम बुद्धि तथा विवेक द्वारा निर्मित माना है। सिसरो ने कानून को उत्तम बुद्धि विवेक द्वारा निर्मित माना है। बुद्धिमान तथा विवेकशील मनुष्य में उचित अनुचित का आधारित करने के लिए न्याय का निर्माण होता है। सिसरो ने स्टोइक दर्शन की भांति प्राकृतिक कानून के साथ साथ नागरिक कानून को भी मान्यता प्रदान की है, तथा इन्हीं विचारकों की भांति वह भी प्राकृतिक कानून की श्रेष्ठता का समर्थक था। वह प्राकृतिक कानून को नागरिक कानून से श्रेष्ठ मानता था। सिसरो का कहना था कि न्याय संबंधी विचार कैसा होना चाहिए? एक तो उत्तम बुद्धि होना चाहिए, और विवेक द्वारा निर्मित माना है। बुद्धिमान जिसमें बुद्धिमान व्यक्ति में ही उचित अनुचित का भाव होता है कि क्या गलत है और क्या सही है, ये भी कहा है सिसरो ने स्टोइक दर्शन की भांति प्राकृतिक, स्टोइक दर्शन ने कोई प्राकृतिक कानून के बारे में बताया होगा, तो ये भी कह रहा है कि मैं नागरिक कानून से हटकर प्राकृतिक कानून ज्यादा मानता हूँ, श्रेष्ठ है नुका। तो उसने ये चीजें बताई। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना, रिवर्स कर लेना, तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। दो तलवारों के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ गाइस, एक सेकेंड। ओके गाइस, नाइस, एक सेकेंड। ओके, दो तलवारों के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? यह धर्मसत्ता ने दो तलवारों के सिद्धांत की व्याख्या किस प्रकार की है? धर्म धर्मसत्ता ने दो तलवारों के सिद्धांत की व्याख्या किस प्रकार की है? संत गैलीसियस ने दो तलवारों के सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार से की है। अब एक संत भी आ गया है इसमें, संत गैलीसियस। ठीक है, इसको एक बार हाईलाइट करते हैं, अगर इंपोर्टेंट हुआ तो देखेंगे। व्याख्या की है किसने? दो तलवारों के ऊपर। इस संसार में दो तलवारें हैं, दो भागवत सत्ताएं हैं, धर्म सत्ता और राज सत्ता। परंतु धर्म सत्ता का दायित्व राज सत्ता से कहीं अधिक है, क्योंकि धर्म सत्ता को राजाओं के चरित्र के बारे में भी भगवान को लेखा जोखा देना पड़ता है। यह सिद्धांत ही धर्म की सत्ता की सर्वोच्चता का प्रतीक है। इनोसेंट तृतीय ने इस सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार से की है। राज्य के अंतर्गत भी पोप को बहुत से अधिकार प्राप्त है, जैसे न्याय के विषयों में असंतुष्टि होने पर धार्मिक न्यायालय के द्वारा परीक्षण आदि। जहाँ भी नैतिकता या न्यायोचितता का प्रश्न है, वहाँ धर्म सत्ता के भी क्षेत्राधिकार है, क्योंकि न्याय और नैतिकता की अंतिम सत्ता पोप में है। इस सिद्धांत के द्वारा राजा को पोप के माध्यम से ईश्वर के प्रति उत्तरदायी बताया गया है। इस प्रकार इस सिद्धांत ने भी धर्म सत्ता को राजसत्ता से सर्वोच्च ठहराया है। तो गाइस, ये एक नीचे की लाइन दी है कि धर्म सत्ता को राज सत्ता से सर्वोच्च ठहराया है। तो दो तलवारें भी दो ही प्रकार की है, कि एक है धर्म सत्ता और राज सत्ता। तो गाइस, आप इसके बारे में धर्म के बारे में बता सकते हैं और राज सत्ता के बारे में बता सकते हैं, और बीच में आप पोप के बारे में बता सकते हैं कि धर्म सत्ता और राज सत्ता का फैसला भी पोप ही करते हैं, बाकी फैसला पोप के अधिकार में होता है।
राज्य के अंतर्गत भी पोप को बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। ओके गाइस, तो वहाँ पे इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हैं। थॉमस एक्विनोस किस देश का विचारक था? थॉमस एक्विनास किस देश का विचारक था? थॉमस एक्विनास नेपाल राज्य इटली का विचारक था। ओके गाइस, थैंक यू।